आइए बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। और वीडियो के लास्ट में मोस्ट स्पेशल है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में इसी टॉपिक पर पूछे गए। ठीक है, बिकॉज अब जो भी हम साइंस के टॉपिक पर बेस्ड कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल मान करके चलिए जैसे आयनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग के वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद इसी टॉपिक पर बेस्ड पीवाईक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जाएंगे। ठीक है, बिकॉज बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं, एक बार सिलेबस जब कवर हो जाता है, तो जब बच्चों को रिवीजन की एक डिमांड होती है, तो जब बच्चे क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं, शॉर्ट से क्वेश्चन बैंक से पीवाईक्यूज या मॉडल पेपर, सैंपल पेपर कुछ भी लगाते हैं, तो बच्चों को सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमें बीच में मिलते हैं जो उस टॉपिक के होते हैं जो हमने अच्छे से रिवाइज नहीं किए हैं, हमने अच्छे से पढ़े नहीं है, या हमारे उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जब उस टॉपिक पर बेस्ड या ऐसे टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अरे हमें ये तो आता नहीं, ये आता नहीं, वो आता नहीं। तो बच्चा डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट रखे, ठीक है, और अच्छे से टॉपिक को समझे। तो इसीलिए इसी प्रकार से इस पैटर्न पर बेस्ड अब जो वीडियो लेक्चर सीरीज साइंस के टॉपिक्स पर आएगी वो ऐसे ही आएगी। किसी भी टॉपिक को पिक किया जाएगा, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर केवल उसी टॉपिक पर बेस्ड हम मॉडल पेपर या पीवाईक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, उस टॉपिक को जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो फिर उसके बाद उसी टॉपिक पर हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बेनिफिट करेगी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से अब हम टॉपिक्स को बढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो उसी टॉपिक पर बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस हो और चाहे उसी टॉपिक पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है बेटा हमारा क्या, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा पहला पार्ट क्या, कि आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर डेफिनेशन चेंज होकर के आ जाए व्हाट आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वही है जो आयनिक कंपाउंड है। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब आइए डेफिनेशन को समझते हैं। इस आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है पूरी तरीके से और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तब जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड कहलाता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, सो आइए डेफिनेशन कवर करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, फ्रॉम वन एटम जो कि ज्यादातर क्या होता है मेटल, टू द अनदर एटम जो कि जनरली क्या होता है नॉन मेटल होता है। मतलब एक मेटल के एटम से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए और दूसरे मेटल के एटम में उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, गेन किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। तो कहने का मतलब बेसिक बात ये है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन देने और दूसरे एटम के उसी इलेक्ट्रॉन के लेने से बनते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड, जो बनते हैं, व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द डोनेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। ये पार्ट क्लियर हो गई, डेफिनेशन का पार्ट था। और एक बात यहां पर आपको हमेशा याद रखनी है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम होगा वो किसका एटम होगा, मेटल का एटम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला एटम होगा वो एटम किसका होगा, नॉन मेटल का होगा। बिकॉज मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहां पर
आयनिक कंपाउंड जब कभी भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा एटम होगा, किसका एटम होगा, मेटल्स का एटम होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो किसका एटम होगा, नॉन मेटल का एटम होगा। एक पार्ट ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड को और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है और उसे कहते हैं बेटा कैटायन। याद रखिएगा, मेटल का जो एटम होगा या वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, जो वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया है उस एटम को क्या बोलेंगे, कैटायन। और उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। वहीं जो नॉन मेटल का एटम होगा वो बनाएगा एनायन और उस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो दो बात एक बार वापस रिवाइज कराएंगे कि मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं और कैटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल्स के जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और एनायन बनाएंगे, ठीक है। कैटायंस के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और एनायंस के पास निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर जैसे मान करके चलिए एक मेटल है, इसने अपने आप से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब एक नॉन मेटल है, ये इसी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जिस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उस जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो कहलाएगा कैटायन, और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, एनायन। याद रखिएगा, कैटायंस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और एनायंस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है जैसे NaCl के फॉर्मेशन का, आइए इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर NaCl का फॉर्मेशन, इसको और डिटेल में चलेंगे समझेंगे। जैसे यहां पर Na है, ठीक है, तो Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और Cl का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 8 और 7। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। अब Na का एटम ये रहा और Cl का एटम ये रहा, ठीक है। अब Na की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मान करके चलिए 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और Cl की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो Na है एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा। Na जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, दे देगा। तो अब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और Cl के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो ये एक इलेक्ट्रॉन है किसका, Na का, अब ये किसके ऊपर आ गया, Cl के पास। तो यहां पर Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा कैटायन और ये बन जाएगा एनायन, पहले ही बताया था। अब यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब एटम्स क्या बन गए हैं, आयन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स के देने के बाद या इलेक्ट्रॉन्स के लेने के बाद एटम न्यूट्रल नहीं रहते हैं, एटम्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को देता है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और वो कहलाता है कैटायन। वहीं जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेता है उस एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और वो कहलाता है एनायन। याद रखिएगा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और फिजिक्स क्या कहती है, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करके, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और उस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला होगा NaCl और इसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट होता है वो आपका क्या होता है, एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है। याद रखिएगा, घर में जो नमक यूज करते हैं, ठीक है, वो कैसा कंपाउंड है, याद रखिएगा, बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसका जो कॉमन नाम है वो है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जा सकता है कि टेबल सॉल्ट कैसा कंपाउंड है। याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, या कॉमन सॉल्ट कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो ये रहा इसका NaCl का फॉर्मेशन। ये हो गया कि नहीं हो गया, जो कि यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है की पॉइंट्स टू रिमेंबर। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें, जो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, ध्यान रखने। ठीक है, पहला पॉइंट, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। हमने बताया यहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये सब। तो ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड याद रखिएगा, ये बॉन्ड शब्द कोई मतलब आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, जब आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर जो बॉन्ड शब्द है
याद रखिएगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। बिकॉज यहाँ पर प्लस और माइनस का चार्ज डेवलप हो गया है एटम्स के ऊपर और ये बन गए हैं आयंस, तो जिसके कारण यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। इस नेगेटिव आयन को पॉजिटिव वाला आयन खींचेगा और इस पॉजिटिव आयन को नेगेटिव वाला आयन खींचेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे के प्रति क्या हो रहा है? अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप हो रहा है ना। उसी अट्रैक्शन के फोर्स को केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है बॉन्ड। तो बॉन्ड कुछ नहीं है, बॉन्ड क्या है? कैटायन और एनायन के बीच में डेवलप हुआ अट्रैक्शन फोर्स। याद रखिएगा बॉन्ड क्या है? कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ है आयंस के बीच में, कैटायंस और एनायंस के बीच में, या डायरेक्टली कह लें आयंस के बीच में, उसी को कहते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगला फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये ऑलरेडी हमने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेनर होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो एटम किसका होगा? मेटल्स का होगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन गेनर होगा वो किसका एटम होगा? नॉन मेटल का होगा। याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है? तो याद रखिएगा मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में। तीसरी बात, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन Na ने दिया वो पूरी तरीके से Cl को दे दिया है, और Cl ने जो इलेक्ट्रॉन लिया वो पूरी तरीके से Na से ले लिया है। तो यहां पर ये वाला जो बॉन्ड होता है वो तब बनता है जब एक एटम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा एटम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट, हाई लैटिस एनर्जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहां पर जो लैटिस एनर्जी होती है वो काफी हाई होती है, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, वहां पर पढ़ेंगे। और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर MgO और CaCl2। तो आइए इसका भी फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो अभी यहां पर फॉर्मेशन किसका बताया? NaCl का बताया। अच्छा, इसी प्रकार से Mg का पढ़ लेते हैं। ठीक है, MgO का कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा, Mg और O। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12, और O का कितना होगा? 8। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,2 और ये बनेगा 2,6। ठीक है, तो Mg की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और O की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? O की लास्ट शेल में 6 है, तो ये आ गया O। ठीक है, अब Mg की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। O की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके ऊपर कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे? 2। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कैटायन कहलाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। याद रखिएगा। अब इस O ने क्या किया? खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? Mg के लिए। अब इसके ऊपर कितने चार्ज डेवलप हो जाएंगे? 2 माइनस के चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ये बनाएगा, ये कहलाएगा एनायन। क्या कहलाएगा? एनायन। ठीक है, अब ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज और ये हो गया निगेटिवली चार्ज। ये एटम, ये आयन बने दोनों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप होगा, और उस अट्रैक्शन के फोर्स को क्या बोला जाएगा? बोला था बॉन्ड बोला जाएगा। और वो अट्रैक्शन का फोर्स दोनों को आपस में करीब ला करके केमिकल कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बनाएगा वो बनेगा MgO। क्लियर हो गया? अब यहां पर CaCl2 की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर ना है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें काफी पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, NaCl होता है, MgO, यहां पर कौन सा बनाया ये? ठीक है, सॉरी, MgO बनाया, इस तरीके से CaCl2 बनाया। तो ये सारे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? पूछी जाती है, और इनके प्रॉपर्टीज पर काफी बार 1 मार्क के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक अच्छे से जुड़े रहिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, बिकॉज इसके बाद इसको जब आप अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो आपने इस वीडियो में पढ़े, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि जो भी टॉपिक अगर आप पढ़े उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, ताकि वो परफेक्टली अच्छे से क्लियर हो जाए। आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के कोई भी चिंता ना रहे, कोई भी परेशानी ना रहे। ठीक है, वापस आते हैं। क्या बोल रहा है? यूजुअली सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर।
ये जनरली सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। हमने अब ये एक एग्जांपल दिया था, घर में जो नमक यूज होता है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, वो कैसा होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है और सॉलिड भी होता है। तो ये दोनों बातें, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये उसी से याद रखिएगा कि घर में जो हमारे नमक यूज होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड होने के साथ साथ वो और कैसा होता है बताइए, क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इस तरीके से छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। दूसरा, हैव अ हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा हाई होता है। अभी आगे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चंस हमने फ्रेम कर रखे हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। बोले क्या कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। तो आयनिक कंपाउंड का कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा हाई। आयनिक कंपाउंड्स का कैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है, कैसा होता है, हाई। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, यहां पर आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का फोर्स है ना। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, यहां पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये निगेटिवली चार्ज आयन है, तो दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप जब होता है तो उसको बॉइल कराने के लिए, मेल्ट कराने के लिए जो ये बॉन्ड है, अट्रैक्शन का फोर्स है, बॉन्ड को ही अट्रैक्शन फोर्स को ही बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने के लिए काफी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और इसी वजह से इन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली काफी क्या होता है, हाई होता है। याद रखिएगा कैसा होता है बेटा, हाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। ये जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। याद रखिएगा, नमक को पानी में घोलते हो तो घुलता है कि नहीं घुलता है, चाहे वो काला नमक हो, चाहे वो सेंधा नमक हो, चाहे वो टाटा सफेद नमक हो, ठीक है। तो ये भी बिकॉज ये सारे नमक कैसे हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। कोई भी नमक होगा वो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा, याद रखिएगा। तो ये सारे पानी में घुलते कि नहीं घुलते, यहां से ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो भी चीज हम लर्न कर रहे हैं ना, उसको रिलेट करके याद करो। जैसे हमने बताया आयनिक कंपाउंड क्या है, घर में जो नमक यूज होता है वो आयनिक होता है, तो बताओ वो कैसा दिखता है, क्रिस्टलाइन दिखता है, सॉलिड दिखता है, तो ये प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। दूसरा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों? क्योंकि वो आयंस से बनता है और आयंस में क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज के कारण वो दोनों एक दूसरे को, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा, पानी में घुलता है घर का नमक की नहीं घुलता है, तो याद रखिएगा जनरली सॉल्युबल इन वाटर। याद रखिएगा सब में नहीं घुलता, पानी में घुलता है। बट इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होता मतलब घुलता नहीं है, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ठीक है। इस तरीके के जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, उनमें ये चीज, बोले कौन, आयनिक कंपाउंड्स नहीं घुलेंगे, ठीक है। घर में एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक ग्लास में पानी लीजिएगा और एक ग्लास में पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल, इस तरीके का कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो वाटर हमारा क्या है, ठीक है, आयनिक सॉल्वेंट है, और वो नॉन आयनिक है, ठीक है, कौन, पेट्रोल, डीजल। तो पानी में नमक को डालिएगा तो घुल जाएगा, लेकिन अगर उसी पेट्रोल, डीजल में अगर हम नमक को डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते। यहां पर एक बात याद रखिएगा, बोले क्या, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। जैसा सोल्यूट होगा वैसा ही सॉल्वेंट होगा, तभी डिसॉल्व होगा, और अदरवाइज डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आप सभी को पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर सोल्यूट आयोनिक है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, आयनिक, तभी सॉल्यूशन बनेगा, याद रखिएगा। और अगर ये नॉन आयनिक है, नॉन आयोनिक, और ये भी नॉन आयोनिक है, ठीक है, कौन, सॉल्वेंट नॉन आयोनिक है, तभी ये सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। यहां पर आयनिक को बोला जाएगा पोलर, क्या बोला जाएगा, अगर सोल्यूट कैसा है, पोलर, ठीक है, तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर, ठीक है, तभी सॉल्यूशन बनेगा, याद रखिएगा। और अगर नॉन आयनिक को यहां बोला जाएगा नॉन पोलर, क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर, नॉन पोलर, तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा।
तो इसीलिए बोला गया अगर सोल्यूट नॉन आयनिक है तो सॉल्वेंट भी नॉन आयनिक होना चाहिए, सोल्यूट अगर आयनिक है तो सॉल्वेंट भी आयनिक होना चाहिए, सोल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, सोल्यूट अगर नॉन आयनिक है तो सॉल्वेंट भी सोल्यूट अगर नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया, बोले क्या, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जैसा सोल्यूट होगा वैसा ही सॉल्वेंट होगा, तभी उसमें डिसॉल्व होगा और अदरवाइज डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगला, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट। याद रखिएगा जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, बताया है, याद रखिएगा, इस पर काफी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कब, मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, बट डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। आइए बताते हैं क्यों। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, आयोनिक स्टेट है या सॉलिड स्टेट है, कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की। अब यहां पर मोल्टेन स्टेट है या एक्वस स्टेट है। ठीक है, एक्वस स्टेट है। तो ऐसे सिचुएशन में आयनिक सॉलिड स्टेट में होने के कारण Na+ और Cl- काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। और इसी फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये काफी टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आयंस फ्री नहीं है, यहां पर इस स्टेट में आयंस फ्री नहीं है। अब आयंस फ्री नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर इन्हीं आयनिक कंपाउंड्स को क्या करो, पानी में डिसॉल्व कर दो, तो जब आप इनको पानी में डिसॉल्व कर दोगे, तो जब आप पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो ये जो आयंस आपस में टाइटली पैक्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण या बॉन्ड के कारण, आयनिक बॉन्ड के कारण, ये बॉन्ड पानी में जाने में कमजोर हो जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पानी में जाने पर, इनको पानी में डालने पे या इनको हीट करके मेल्ट करने पे, मोल्टेन स्टेट में ले जाने पे, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जब कमजोर हो जाएगा तो आयंस अलग हो जाएंगे। बोले क्या होंगे, आयंस अलग हो जाएंगे। अब Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयंस जब अलग हो गए तो यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल है। तो इसी वजह से मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होते, बेटा याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो अपनी मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट वो अपनी सॉलिड स्टेट या क्रिस्टलाइन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। कारण क्या है कि जब वो अपनी मोल्टेन स्टेट में होते हैं या एक्वस स्टेट में होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है, तो आयंस अलग हो जाते हैं। और आयंस अगर अलग हो जाते हैं तो उनका फ्लो तैयार हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। वहीं जब वो अपनी सॉलिड स्टेट या क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं तो उनके बीच में जो बनने वाला और लगने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग बना रहता है। आयंस अलग नहीं हो पाते, आयंस अलग नहीं हो पाते हैं तो आयंस का फ्लो नहीं बन पाता, क्योंकि आयंस के पास क्या है, चार्ज ही तो है। तो जब आयंस के पास चार्ज है और आयंस फ्री नहीं है, तो आयंस जब फ्री नहीं है तो आयंस मूव नहीं करेंगे। अब जब आयंस मूव नहीं करेंगे तो चार्ज मूव नहीं करेंगे, और जब चार्ज मूव नहीं करेंगे तो काहे की इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताया गया होगा। ठीक है, ब्रिटल इन नेचर, इनका नेचर जनरली कैसा होता है, ब्रिटल नेचर होता है, आपको बताया गया था, ब्रेक्स इजीली व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, घर में काला नमक या सेंधा नमक का बड़ा सा पीस टुकड़ा देखा होगा, तो उस पर थोड़ा सा हथौड़ा मारो या थोड़ा सा आप क्या करें, प्रेशर लगाएं, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, तो यहां से ये वाली प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टी बताई गई है और हर प्रॉपर्टी को रिलेट करके याद करिएगा। घर में से घर का नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, घर में नमक जो पाया जाता है उसको जब आप हीट करोगे तो उसको मेल्ट कराने में, उसको बॉइल कराने में केवल नमक को हाई टेम्परेचर चाहिए। क्यों, क्योंकि आयंस जो है वो स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और उस फोर्स को तोड़ने के लिए वो मेल्ट कब होगा, जब ये बॉन्ड, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होगा,
टूटेगा और इसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये पानी में घुल जाते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में घुलते नहीं है, याद रखिएगा। अगला, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टेन स्टेट, एक्वस स्टेट। ये अपनी एक्वस स्टेट या मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करते हैं लेकिन सॉलिड फॉर्म में ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसका रीजन ये बताया। अगला, घर में जो नमक पाया जाता है बड़ा सा टुकड़ा होता है, चाहे वो काले नमक का हो, सेंधा नमक का हो। आजकल तो सब लोग पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, बट जब आप बड़ा सा टुकड़ा चाहे काला नमक का हो, सेंधा नमक का हो, घर में लाइएगा, उसको ब्रेक करिएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। ठीक है, तो अब इसी टॉपिक पर बेस्ड 5 इंपॉर्टेंट PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं। सो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और आप खुद क्वेश्चन पढ़ के मन में आंसर करिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करिए। ठीक है, बताइए, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? बताया था कि नहीं बताया था? आयनिक कंपाउंड्स के पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब आयनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है बिकॉज यहां पर जो आयंस होते हैं एक दूसरे के साथ किससे बंधे हुए होते हैं? कौन से फोर्स से बंधे हुए होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज या कहें कैटायन और एनायन के बीच में काफी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये आयंस एक दूसरे से काफी टाइटली बंधे हुए होते हैं और इनको तोड़ने के लिए जो हीट चाहिए, इस अट्रैक्शन फोर्स को, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या कह ले आयनिक बॉन्ड को या कह ले कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है। उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? हीट से मिलेगी। तो ये फोर्स ही ज्यादा स्ट्रांग है, अट्रैक्शन का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, तो हीट भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी और जब हीट ज्यादा देनी पड़े, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी और एनर्जी ज्यादा यहां पर तोड़ने के लिए किस फॉर्म में मिलेगी? हीट के फॉर्म में मिलेगी। तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा और हीट ज्यादा देने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? काफी ज्यादा हाई रहेगा। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो काफी स्ट्रांग है, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट? ठीक है, यहाँ पर मॉल्टेन पूरा तो नहीं लिखा हुआ है, मॉल्टेन स्टेट होगा और साथ ही साथ एक्वस स्टेट होगा। कि आयनिक कंपाउंड्स क्या है, मॉल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं? तो बताया था कि जब ये मॉल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में होते हैं तो इनके बीच का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयंस के बीच में जो बनने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आयंस अलग हो जाते हैं और जब आयंस अलग हो जाते हैं तो आयंस क्या करते हैं? फ्री टू मूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक फ्लो ऑफ चार्ज डेवलप हो सकता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। वहीं जब वो सॉलिड स्टेट और क्रिस्टलाइन स्टेट में होंगे तो उनके बीच का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको बांधे रहता है, जिसकी वजह से आयंस अलग नहीं हो पाएंगे और जब आयंस अलग नहीं हो पाएंगे तो आयंस फ्लो नहीं हो पाएंगे और आयंस फ्लो नहीं हो पाएंगे तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो एक बार रिवाइज करते हैं। इन सॉलिड स्टेट आयंस आर फिक्स्ड। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? आयंस फिक्स्ड होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। बट इन मॉल्टेन स्टेट आयंस क्या होते हैं? फ्री टू मूव। ठीक है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ये जो कटा हुआ पार्ट है वो यहां आ गया, आई थिंक सो। ठीक है, तो याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट या क्रिस्टलाइन स्टेट में आयंस बंधे हुए होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं अपनी मॉल्टेन स्टेट में या आयनिक स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में वो आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए, जिसकी वजह से वो अपनी एक्वस स्टेट या आयनिक एक्वस स्टेट या मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। यहाँ पर Cl2 आएगा। ठीक है, तो MgCl2 के फॉर्मेशन का बताइए। ठीक है, फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
सो Mg और Cl आई थिंक सो बताया था, अभी देखें जरा किसका बताया था, चेक कर लेते हैं। ठीक है, MgCl2 ये बताया कि नहीं बताया, MgO बताया, अच्छा MgCl2 का बताना है, ठीक है आइए बताते हैं। MgCl2 यहां पर ध्यान से देखिएगा, MgCl2 के फॉर्मेशन का बताना है। तो Mg नामक 12 और Cl 17 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,2, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,7। इसकी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो Mg की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2, और Cl की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब इसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो दोनों डोनेट करेगा तभी तो सेटिस्फाई फील करेगा। तो अब लेकिन इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो अब यहां पर एक Cl का एक एटम और लिया जाएगा जिसकी लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देगा। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो Mg के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव का चार्ज। ये पार्ट क्लियर हुआ। Mg के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। फिर इसके बाद अब यहां पर बनेगा Cl, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो आएगा 8वां, ये किसका होगा, Mg का, जो यहां आएगा। दूसरा Cl, इसकी खुद की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 4 5 6 7, और इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। सो Mg बन गया प्लस प्लस और एक Cl बना माइनस, दूसरा Cl बना माइनस। अब पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, तो इससे क्या बन जाएगा, MgCl2। और MgCl2 का फॉर्मेशन ये रहा जो कि आपको यहां पर एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो यहां पर Mg क्या करेगा, Mg प्लस प्लस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, ले लेगा, अलग कर देगा। अब Cl के 2 एटम्स लिए जाएंगे और वो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे तो Cl माइनस बनेंगे कितने, 2, और ये दोनों Cl माइनस Mg प्लस प्लस से जुड़ करके MgCl2 बनाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। याद रखिएगा अभी दूसरा कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड, इस पर बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर बात करा जाए कंपाउंड्स को, ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड और नॉन आयोनिक कंपाउंड, याद रखना। आयनिक कंपाउंड को और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और इनको किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस यहां पर क्लियर करते हुए चलते हैं। यहां पर ये आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एक एटम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन ये तब बनते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, याद रखिएगा। ये तब बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग। वापस आते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस बताना है, कौन किसके बीच में, आयोनिक कंपाउंड और यहां पर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। कंडक्टिविटी के आधार पर, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर। तो पहली हेडिंग पड़ेगी कंडक्टिविटी, पहली हेडिंग क्या होगी बेटा, कंडक्टिविटी, ठीक है। सो कंडक्टिविटी क्या होती है, याद रखिएगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, आयनिक कंपाउंड क्या करेंगे, अपनी एक्वस स्टेट में, इसमें बेटा एक्वस स्टेट और मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन स्टेट और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अभी बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो अपनी एक्वस स्टेट या मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन स्टेट या सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। दूसरी बात, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ना तो वो अपनी एक्वस स्टेट में, ना तो वो क्रिस्टलाइन स्टेट में, याद रखिएगा। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट मॉल्टेन स्टेट, एक्वस स्टेट, ठीक है, क्लियर हो गया। और कोवेलेंट कंपाउंड डोंट कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफरेंस पूछा गया था, मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई, याद रखिएगा, अभी बताया था। इनका कैसा होता है, लो, याद रखिएगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब बनता है, आयनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है।
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स देने और लेने के कारण एटम्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। यानी जो देगा वो कैटायन बनेगा और जो लेगा वो एनायन बनेगा। जो कैटायन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो एनायन होगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण यहाँ पर आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। यहाँ पर शेयरिंग होती है, शेयरिंग होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है जितना आयनिक कंपाउंड्स में होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में लो है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, मिस मत करिएगा। दूसरी बात, ऐसे ही कमेंट करके जरूर बताएं अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया जाए कि कोई टॉपिक पढ़ाया जाए उस पर बेस 5-10 क्वेश्चन। अभी तो इसमें इस वाली स्लाइड में इस टॉपिक में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐड ऑन नहीं किए, लेकिन आने वाले समय में जिस भी टॉपिक को उठाएंगे उस टॉपिक को प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करने के बाद उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे केवल उसी टॉपिक पर बेस्ड, और कुछ इस तरीके से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए अगर इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बिकॉज बच्चे जब जनरली पढ़ते हैं ना तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों को यही होती है कि अगर मिड में ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों के जिन कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते हैं, जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं उसके क्वेश्चंस तो वो कर लेते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार नहीं होता, पढ़ा नहीं होता है, समझा नहीं होता है, तो उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे वो नहीं कर पाते, तो निराश हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको निराश होने से बचाने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा और जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट्स, मॉडल पेपर, इस तरीके से पीवाईक्यूज जो भी बनाएंगे हम, वो उसी टॉपिक पर आधारित होंगे जो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, सो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा वीडियो में कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं ये पानी में घुल कैसे जाते हैं। हमने बताया था कि नमक को आप पानी में डालोगे क्या होगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि आयनिक कंपाउंड्स को पानी में डालो तो वो घुल जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये सॉलिड स्टेट या क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बधे हुए होते हैं। तब जब ये अपनी सॉलिड स्टेट में या आयनिक स्टेट में है, क्रिस्टलाइन स्टेट में, लेकिन जैसे ही इस कंपाउंड को आप पानी में डालोगे तो इनके बीच का ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कमजोर पड़ जाता है, और जिसके कारण जब अट्रैक्शन फोर्स कमजोर पड़ गया तो अब ना इसको ये अट्रैक्ट उतना कर पाएगा ना वो उसको वो अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से आयन से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि हम किसके साथ रहते हैं, जीते हैं, तो अगर जीवन में काफी कठिन समय आता है, संघर्ष का समय आता है, तो क्या होता है, वो संघर्ष का समय, जो अच्छे समय में दो अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे हम सफर होते हैं, तो वो दोनों अच्छे से जी रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। बट जब संघर्ष का समय आता है तो वो संघर्ष का समय कई बार क्या होता है, उन दोनों दोस्तों को, उन दोनों यारों को, दोनों लोगों को, दोनों जो हम सफर है उनको क्या करता है, वो संघर्ष का समय उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। तो उसी प्रकार जब ये अपनी नॉर्मल स्टेट में होते हैं, आयनिक स्टेट में होते हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं, तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, बट जब वो पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। यानी पानी में डिसॉल्व करने पे उनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स है आयंस के बीच में, वो अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्ड वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो डिसॉल्व हो जाते हैं। यहां से एक सीख हमें और मिलती है अपनी डेली बेसिस ऑफ लाइफ में कि हमें उस हम सफर की तलाश करनी है जो संघर्ष के समय में हमसे अलग ना हो। आयनिक कंपाउंड्स का क्या है, वो तो घुल गए, अलग अलग हो गए, उनका तो चलता है, लेकिन हमारा जीवन तब नहीं कटेगा, तब नहीं चलेगा जब संघर्ष के समय में हमारा हम सफर, हमारा दोस्त, हमारा यार हमसे अलग हो जाए। वो संघर्ष के समय में भी अगर हमारे साथ जुड़ा रहे, बंधा रहे, ठीक है, वो हम सफर हमारा, वो जो दोस्त है हमारा, वो हमारा सच्चा हम सफर होगा, सच्चा दोस्त होगा। ठीक है, सो इन्हीं कुछ लाइनों के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करिए थोड़ा सा अपनी भी मदद करने की और हमारी भी मदद करने की। हमारी मदद कैसे होगी,
जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और आपकी मदद कैसी होगी? जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए उस टॉपिक पर जब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी मदद होगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों की भी मदद करते रहें, अपने हमसफर, दोस्त, यार की भी मदद करें, उस तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें ताकि उसकी भी मदद हो सके। ठीक है, दिवाली का सीजन लगभग चल ही रहा है, कल परसों से दिवाली है, तो दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिवाली में पढ़ना ना भूलें, काफी सारी वीडियोस आपके लिए बनाई जाएंगी, अपलोड की जाएंगी चैनल पे, तो एक एक वीडियो को अच्छे से समझिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।